चढ़गा फ्लोर बहुत सिंपल है, देखिए, क्योंकि ए पेयर कर रहा है टी के साथ, जी पेयर कर रहा है सी के साथ, मतलब प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ पेयर कर रहा है। तो शर्गाफ फ्लोर कहते हैं कि नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडिन। Number of purines is equal to number of pyrimidines. Pyrimidines. Number of purines adenine plus guanine is equal to cytosine plus thymine. यार आ रही बात समझ? तो इसको यूज करके, ठीक है, आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। जैसे भाई, फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिखे, मैं क्वेश्चन से बताऊं कि इन अ डीएनए फ्रेगमेंट देयर आर, लेट्स से, एक डीएनए फ्रेगमेंट है और लेट्स से उसके अंदर 1000 बेस पेयर, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बेस पेयर छोड़, 1000, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आपको दिया हुआ कि 200 एडेनिन है, आपको फाइंड करना है थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। फटाफट कैलकुलेट करके निकालिएगा। सर थाइमिन हमारे 200 होंगे और साइटोसिन एंड गुआनिन ऐसा है, हमारे मैसेज में, मैसेज में ना आंसर दे दो चुपचाप, आगे आंसर दो। ऐसे मैं एक एक का आंसर नहीं सुनूंगा बैठ के यहाँ पे। जिसका आंसर आ जाए वो मैसेज में टाइप कर दे। ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बड़ा ऐसा है, ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। अब मुझे पता है जो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ टी के बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि एडेनिन थाइमिन से पेयर करता है और ग्वानिन और साइटोसिन भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना? तो मुझे पता है थाइमिन 200 होगा, तो सिंपली एडेनिन का 200 है, तो थाइमिन कितना हो जाएगा, 200। ये क्लियर है। अब जब हमें बाकी निकालना, मैं सिंपली ऐसे कर सकता हूँ कि एडेनिन 200 प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन कितना है, 200 ही। अच्छा, अब मुझे पता है ग्वानिन और साइटोसिन भी सेम है, तो मैं इसको भी साइटोसिन लिख देता हूँ, तो 200 प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 200 प्लस साइटोसिन, ठीक है ना? क्लियर है भाई? ओके, यार इससे थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे माइनस माइनस करा जाएगा। तो आप इसको एक, इसको आप सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला छोड़िए, मतलब आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एडमिन एंड ग्वानिन आर इक्वल, सॉरी प्लस इनका जो सम होगा वो इसके सम के बराबर होगा। तो देखिए आपने क्या निकाला, एडेनिन
आपका सिंपली 200 हो गया, टाइमिंग आपको कितना हो गया 200 हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल 400 हो गया, टोटल 400 हो गया, और ये कितने 1000, तो बचे कितने 1000, रिमेनिंग कितने हुए 1000 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 600, तो 600 न्यूक्लियोटाइड बचे, और ये 600 न्यूक्लियोटाइड या तो ग्वानिन होंगे या साइटोसिन होंगे, और जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे, तो उसको हम दो पार्ट्स में बांट देंगे, 300 इसमें ग्वानिन होंगे और 300 इसमें साइटोसिन होंगे। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में? तो 300 ग्वानिन आ गए, 300 साइटोसिन आ गए, और 200 आ गई, 200 थायमिन, टोटल क्या हो गया 1000 हो गया। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। शुभम का ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल, दैट्स ऑल अबाउट द शर्गाफ रूल, और ये बात याद रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, मुझे लगता है मेरे इस बात से। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। आगे मुझे आपको एक दो चीजें बतानी है, ध्यान से सुनिए। चलिए, डीएनए आपको क्लियर है, आरएनए मैंने आपको एक दिन बता दिया था, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। आरएनए मैंने को बता दिया था ना एक दिन, जब राइबोसोम पढ़ रहे थे। यस सर। ठीक है, तो आरएनए आपको बताया था, तो इस तरीके से आपका पूरा ये पार्ट जो है, ये यहीं पर जो है खत्म हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि 0.34 नैनोमीटर का पर बेस पर राइज होता है, ठीक है ना। आपने देखा कि 3.4 नैनोमीटर का आ, एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक पिच होती है, ठीक है ना। और आपने देखा कि 10 पॉइंट ऑलमोस्ट 2 बेस पेयर, हम 10.2 बोलते हैं, 10.2 बेस पेयर होते हैं पर 360 डिग्री टर्न, ठीक है ना। लेकिन ये जो 10 बेस पेयर है ना पर 360 डिग्री टर्न, ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही तरीके की डीएनए की, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए और भी तरीके की है, ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म एंड जेड फॉर्म। ए फॉर्म में 11 बेस पेयर है पर 360 डिग्री टर्न, बी में 10 है, सी में 9 है, और डी में 8 बेस पेयर है पर 360 डिग्री टर्न, जेड में 12 है, 12 बेस पेयर पर 360 डिग्री टर्न, पर 360 डिग्री टर्न। एक और फर्क है, वो क्या है कि जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए वो लेफ्ट हैंड हेलिक्स है, राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड हेलिक्स है। लेकिन जो हमारी बॉडी में मेनली मिलता है वो कौन सा डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, इसलिए सारी बातें ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए के लिए की गई है। याद रखिएगा जो डीएनए की हम बात कर रहे हैं सारी, दैट इज बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है ना। अगर आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में ही आएगा। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में, कोई डाउट? नाउ मैंने आपको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन के स्ट्रक्चर बता दिए थे। सर ये 10.2 बेस पेयर्स बी फॉर्म ऑफ डीएनए के हिसाब से है या फिर एवरेज बेटा करके है? एक्चुअली, बेटा एक बात बता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? 9.8। न्यूमेरिकल में तो कितना इस्तेमाल करती है? 10। वही है, एक्चुअल वैल्यू 10.2 है, हम 10 ले लेते हैं। ओके सर। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन बता दिया था। भाई मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि मुझे 4-5 क्लास और पढ़ानी होती है, सब में मिक्स से टॉपिक चल रहे हैं, तो मुझे नहीं याद रहता मैंने कौन सी क्लास में क्या बता दिया है। तुमको तो जूलॉजी एक ही पढ़ रहे होते हो, तुमको तो पता होना चाहिए पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया है। सर आपने सबके नहीं बताए थे, एक एडेनिन का एग्जांपल लिया था तो उसका बनाया था। सबके नहीं बताया ना, बस वही पूछा। सर ग्वेनिन का भी बताया था।
ग्वानिन भी बता दिया था। हाँ सर, वो अच्छा एडेनिन में चेंजेस करके साथ। अच्छा, सर एडेनिन में बदल पिरामिड के बता दिया था ना। सर पिरामिडिन नहीं बताया आपने अभी। क्या नहीं बताया? सर पिरामिडिन नहीं बताया आपने, हम बस अभी प्यूरिन बताया। प्यूरिन स्ट्रक्चर क्लियर है ना तुमको? मैं चार सारे बना ही देता हूँ तुम्हारे लिए। मैं भी फटाफट से फटाफट बताता हूँ। तो कोई खास मुश्किल चीज नहीं है, एडेनिन सबके स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक हेक्सागोनल रिंग बनाई, समझ लीजिए, अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए, साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। ये लेके मेरे से बात जा रहा है। एक हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे इस तरीके की, ठीक है ना। यहाँ लगाइए नाइट्रोजन, यहाँ लगाइए नाइट्रोजन, साथ में हाइड्रोजन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे लगाइए सिर्फ नाइट्रोजन क्योंकि डबल बॉन्ड, ठीक है। जहाँ कार्बन लगना है वहां पे छोड़ दें, वहां कुछ नहीं लगाएंगे। अच्छा ओके, यहाँ लगाइए नाइट्रोजन, ठीक है। और हाँ ठीक है, और यहाँ लगाइए NH2, ठीक। और यहाँ लगाइए डबल बॉन्ड, यहाँ लगाइए डबल बॉन्ड, यहाँ लगाइए डबल बॉन्ड, और एक नाइट्रोजन और आया है वो आएगा यहाँ पे लगाइए, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रक्चर बन गया, इसको नाम दीजिए एडेनिन। ओके ठीक है। नंबरिंग कैसे बताई थी मैंने? नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 9। सर सर हाँ नीचे बेटा, वाले एन से नंबर 1 स्टार्ट करा था आपकी बात सर। ओके सर। ऐसी बताई थी बेटा मेरे ख्याल से मैंने नंबरिंग। सर नंबर 3 की जगह नंबर 1 था। एक मिनट, मैं एक बार कंफर्म करूँ। मैंने ये बात बताया था। यस सर, वहां से स्टार्ट करा था। ओके, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए सर, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया होगा आपको। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर सर लेता हूँ। वैसे मैंने तो यही बना रखा है, मतलब सेम नंबरिंग करी हुई है जो पहले वाला। बेटा तुमने नंबरिंग कहाँ से करी? तुमने नंबरिंग अलग जगह से करी है। नहीं मतलब आपने यही बनवाया होगा तभी ये बनाया मैंने। पता नहीं, जो भी है आप यही बनाएंगे, यही सही है, ठीक है ना। वो वाली नंबरिंग है तो उसको चेंज कर लीजिए, दैट इज द करेक्ट नंबर, ठीक है। तो ये नंबरिंग आपकी ये एडेनिन हो गया, ठीक है। हालांकि नंबरिंग आपसे कोई पूछेगा नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गलत चीज नहीं बता दीजिए, सही चीज बता दीजिए, नंबरिंग ये होगी, ठीक है ना। तो ये एडेनिन हो गया। अब इसी एडेनिन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपको यही एडेनिन लेना है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है, ठीक है। एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना और एक यहाँ NH2 लगा देना, रेस्ट रिमेन सेम। अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, यहाँ पे N आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं रख सकते ना, NH हो गया। और ये तो डबल बॉन्ड है ही, और ये भी डबल बॉन्ड है ही, ठीक है। और फिर आपने एक और बना दी, ये फिर नाइट्रोजन यहाँ, यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे होते डबल बॉन्ड, यहाँ होगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो बेटा ये आपके लिए क्या बन गया? ये आपके लिए बन गया बेटा ग्वानिन, ठीक है। तो ये एडेनिन हो गया, ये हो गया ग्वानिन। फर्क क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे NH2 है। अब बेटा याद रखने की क्या बात है, क्या इंटरेस्टिंग बात है कि जिसके सर पे NH2 है ना, और वो जिससे बाइंड करेगा उसके सर पे डबल बॉन्ड होगा। मतलब एडेनिन बाइंड करता है थाइमिन से या यूरासिल से, एक ही बात है। तो उन दोनों के सर पे NH2 होगा। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यूरासिल बना रहा हूं, फिर थाइमिन बनाएंगे। अभी यूरासिल का स्ट्रक्चर सिंपल यही है, सिर्फ आपने एक ही हेक्सागोनल रिंग बनानी है। फिर बेटा आपने क्या करना है? आपने लेना है नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन लगा देना बेटा, जहाँ पे है होता है, ये यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, ये हर एक के लिए कॉमन है, दोनों रिंग्स के लिए, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, यहाँ NH2 है तो एडेनिन के लिए थाइमिन बना रहे हैं ना, तो आपने क्या लगाना है, डबल बॉन्ड O। ये मेरे फंडे हैं खुद के, याद रखने के लिए, आपके भी काम आ जाएंगे। डबल बॉन्ड O लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, तो अब आपने डबल बॉन्ड यहाँ का स्किप किया, यहाँ लगा दिया, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ तो आएगा ही, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अच्छा एक मिनट और, यहाँ भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और चीज होती है, यहाँ पे ना इधर डबल बॉन्ड O आता है, ये खास बात है प्यूरिन की, यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड O आने की वजह से ये डबल बॉन्ड में नहीं आ पाया, तो एक ही डबल बॉन्ड, और ये भी हो जाएगा NH और ये भी हो जाएगा NH, क्लियर। और इसकी नंबरिंग शायद गड़बड़ इसकी भी होगी, इसकी नंबरिंग नीचे से स्टार्ट होती है, जैसे कि इसकी नंबरिंग क्या जाएगी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। और बेटा ये आपके लिए क्या बेटा, ये यूरासिल, ठीक है ना। अब यूरासिल सिर्फ RNA होता है, DNA होता है थाइमिन, और यूरासिल और थाइमिन इंटरचेंजेबल होते हैं, है ना भाई। DNA में यूरासिल की जगह थाइमिन आ रहा है, मतलब उनका स्ट्रक्चर करने का सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तो सेम है। यूरासिल को कर दीजिए 5 मिथाइल यूरासिल, 5 मिथाइल यूरासिल, तो हमने 5 मिथाइल यूरासिल कर दिया। तो जैसे हमने 5 मिथाइल यूरासिल किया, वैसे ही वो क्या बन गया, वो बन गया थाइमिन। मतलब ये सेम स्ट्रक्चर बनाया मैंने, सेम स्ट्रक्चर, कोई डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम कॉपी कर दिया, फोटो कॉपी, ठीक है। और यहाँ NH, यहाँ भी NH, यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसा स्ट्रक्चर। बस फिफ्थ पोजीशन पे, पोजीशन 1 2 3 4, फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगा दिया मैंने, एक्स्ट्रा CH3 लगा दिया, बन गया 5 मिथाइल यूरासिल। तो बेटा ये आपके लिए हो गया कौन सा, ये हो गया आपके लिए थाइमीन, ये क्या हो गया, थाइमीन, तो दैट इज फॉर यू थाइमीन, विदाउट। अब आपने मॉडिफिकेशन करनी है, ग्वानिन के साथ पेयर करता है साइटोसिन, तो डबल बॉन्ड आपने हटा के सिंगल NH2 जोड़ना है, तो आपने ये लिया, हेक्सागोनल रिंग बनाई, बना दी, आपने ऊपर जोड़ दिया NH2, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये कॉमन रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे N रहेगा, यहाँ भी N रहेगा, आपने डबल बॉन्ड लगाना शुरू किया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे NH ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे N ही आ जाएगा, बस ये स्ट्रक्चर बन गया। और ये क्या बन गया बेटा आपके लिए, ग्वानिन, दिस इज ग्वानिन फॉर यू, ठीक है। अच्छा आपको अपना बनाने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, आपको मैक्सिमम आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, वो भी एडेनिन आ गया तो आ गया, कोई आया बाकी आया नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज है आपको सारे सिखाना। तो मेरी बात ध्यान सकता, अगर बाई चांस बाकी भी आ जाते तो आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं। मैं पता है कैसे याद रखता हूँ, मैं बस ये याद रखता हूँ, देखो मैं एक चीज और देखता हूँ, एडेनिन के पास NH2 है, तो उसका जो दोस्त है उसके पास डबल बॉन्ड O है, उसका जो पेयर पार्टनर है उसके पास भी क्या डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और इसके पास वो है तो उसका पेयर पार्टनर के पास क्या NH2 है। तो मैं बस इतना ध्यान रखता हूँ कि एडेनिन एक प्यूरिन है फर्स्ट, और उसके पास सिर के ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पे NH2 लगा होगा, बस इतना याद रखता हूं मैं। तो फिर जैसे ही मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर, मान लो मुझे ग्वानिन का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, ये बना हुआ आ गया, तो पहला सवाल मैं खुद से ये करता हूँ कि सर आपने ये जो दो structure- ग्वानिन बना दिए। सर वो 16 है शायद। Oh, I'm sorry. Oh, सर वो 16 है। I'm sorry. ग्वानिन के ऊपर बना हुआ दिस 16, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए मेरे पास 16 बना हुआ आ गया, अब मैं पहला सवाल खुद से क्या करूंगा, मैं पहला सवाल खुद से करूंगा
कि जो स्ट्रक्चर मुझे बनाने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए आया है ये प्यूरिन है या पायरिमिडीन है, मतलब मेरे एक रिंग है या दो रिंग है। अगर मुझे दिखता है कि उसमें एक रिंग है जैसे कि दिख रहा है, तो मैं समझूंगा कि ये या तो यूरासिल होगा, या तो थायमीन होगा, या सिस्टीन होगा। ठीक है। अब दूसरा सवाल, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि एडेनिन के सिर पे NH2 है। अगर एडेनिन के सिर पे NH2 है तो उसका जो दोस्त है, पड़ोसी है उसका, दैट इज ग्वानिन, उसके सिर पे डबल बॉन्ड O होगा। और ग्वानिन के सिर पे अगर डबल बॉन्ड O हुआ तो ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ, है ना। सिस्टीन नहीं बेटा, साइटोसिन है वो। मेरे को भी गड़बड़ करते रहते हैं। सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है। तो ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ, तो साइटोसिन के सिर पे क्या होना चाहिए, NH2 होना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे देखिएगा कि इसके ऊपर तो NH2 और सिंगल वाला भी है, तो सिंगल वाला जो पायरिमिडीन है और सिर पे NH2 मतलब वो साइटोसिन है। और अगर इस सिंगल वाला सर पे डबल बॉन्ड O होता तो या तो यूरासिल होता या तो थायमिन होता। अगर साइड में CH3 है तो थायमिन, नहीं है तो वो यूरासिल। और डबल वाला है तो सर पे NH2 वाला एडेनिन है और सर पे डबल बॉन्ड O वाला क्या है, ग्वानिन है। तो बस ये इसके सर पे क्या लगा हुआ है उसके हिसाब से आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई सा भी आ गया। कर लोगे ना। यस यस सर। सर। सर उसको मिटा दे फिर। यस सर। ओके। यहाँ पे NH कर लेना। ये NH इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ता है वो क्या कहते हैं, शुगर जुड़ती है यहाँ पे। और इनके केस में इस पर NH है ना। यूरिन के केस में तो ये वाला NH है 9 वाला, और इनके केस में ये वाला NH है 1 वाला। ठीक है, ये याद रखिएगा। यूरिन यहाँ से जुड़ेंगे शुगर से, पायरिमिडीन यहाँ से जुड़ेंगे शुगर से। चलिए इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। आगे बायोमोलिक्यूल्स में मेरे पास आपके लिए छोटी छोटी चीजें लगेंगी समझाने के लिए। वैसे तो सारी चीजें हो ही गई हैं, एक आध चीज बतानी है मुझे आपको बस। ये टर्म्स है कुछ, एक है टर्नओवर, एक है मेटाबॉलिक फ्लक्स, एक है टर्नओवर मेटाबॉलिक फ्लक्स, एक टर्म और की लिविंग स्टेट। ठीक है ना। और एक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बेटा ये चार टर्म्स हैं, ये चार टर्म्स आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हाँ, और एक मेटाबॉलिक पाथवे भी है। ये आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको ये टर्म्स आई होंगी। पढ़ी आपने एनसीईआरटी, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़े आपने। चलिए मैं फटाफट से टर्म्स के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर हम सेल साइकिल पे चलेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा फैक्ट है। टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है मान लो एक रिएक्शन हुई और 10 ग्लूकोज ब्रेक हो गए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में। 10 ग्लूकोज ब्रेक हो गए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में। तो ग्लूकोज का टर्नओवर क्या आया, ग्लूकोज का टर्नओवर आया 10। ठीक है। तो टर्नओवर इज द चेंज इन द नंबर इन अ रिएक्शन। टर्नओवर इज द चेंज इन द नंबर ऑफ रिएक्शन। कितने कम हुए कितने बने, या हम कहते हैं कि लेट से 10 ग्लूकोज, मान ले तो कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिले और एक ग्लूकोज बन गया। अज्यूम कर लेते हैं जैसा होता है फोटोसिंथेसिस। तो ग्लूकोज का टर्नओवर नंबर क्या है, 1।
ठीक है, तो टर्नओवर मतलब कितने बने या कितने ब्रेक हुए, ठीक है। क्या चेंज आया, चेंज इन द नंबर इज टर्नओवर, ठीक है। अच्छा, फिर है बेटा मेटाबॉलिक फ्लक्स। अब बेटा मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टर्नओवर, मतलब कि पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितने, एक यूनिट टाइम में कितने मॉलिक्यूल्स बदले, उसको बोलेंगे हम मेटाबॉलिक फ्लक्स। कि मान लेते हैं कि 10 मॉलिक्यूल 2 मिनट में बने, तो मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या आ गया, 5 मॉलिक्यूल पर मिनट, ठीक है। अच्छा, लिविंग स्टेट क्या है, लिविंग स्टेट है आपकी जिंदा रहने वाली स्टेट। इस स्टेट में क्या है, इट्स अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम नहीं है, आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हो, भाई इक्विलिब्रियम पे वर्क डन 0 हो जाता है, तो ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है क्योंकि आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं लिविंग स्टेट, है ना, अ स्टेट ऑफ द बॉडी ऑफ कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग वर्क। अच्छा, लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए कुछ आयंस की कंसेंट्रेशन ना एक पर्टिकुलर रेंज में रहती है, जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टासिस, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन 4.5 मोलर टू 5 मोलर के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है ना, और सबका हीमोग्लोबिन 14 से 18 के रेंज में रहना चाहिए। तो मतलब आपने देखा होगा जब भी आपका ब्लड टेस्ट आया होगा, तो ब्लड टेस्ट आपने कभी भी कराया तो हर चीज की ना एक रेंज लिखी होती है कि इस रेंज में होना चाहिए। तो वो रेंज को मेंटेन रखना ही क्या है, वो रेंज को मेंटेन रखने के लिए ही ये है लिविंग स्टेट है। वो कंटिन्यूसली काम कर रही है ताकि वो जो रेंज है ना मॉलिक्यूल्स की, यहां से लेकर यहां तक ही रहना चाहिए, वो मेंटेन रहे, ना वो ज्यादा हो ना वो कम हो। मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम बॉडी में ज्यादा हो गया तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, कम हो गया तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ग्लूकोज है, ज्यादा हो गया तो हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा, कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। मतलब ज्यादा कम दोनों ही नुकसानदायक, पर्टिकुलर रेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेंज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो उसी को मेंटेन करने के लिए क्या है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी को हम बोलते हैं द लिविंग स्टेट, जो कंटिन्यूसली काम करे ताकि चीजें एक पर्टिकुलर रेंज में रहें, ठीक है। लास्ट में है एक चीज और है, मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे पता है आपको, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बाइफॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट, अल्टीमेटली पाइरुवेट। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हैं इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे, सिट्रिक एसिड साइकिल इज अ मेटाबॉलिक पाथवे, है ना, Krebs cycle is a metabolic pathway, urea cycle is a metabolic pathway, beta oxidation is a metabolic pathway, है ना, C3 साइकिल, C4 साइकिल, दे आर मेटाबॉलिक पाथवे। अब कुछ मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं लीनियर, जैसे ग्लाइकोलाइसिस लीनियर है, एक स्टेप पे चला, ग्लूकोज पे चला, पाइरुवेट एसिड पे खत्म, लीनियर पाथवे, ओके। कुछ पाथवे होते हैं साइक्लिक, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रेट से शुरू होती है, आइसोसिट्रेट करते 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 अल्फा कीटोग्लूटारेट मालेट फ्यूमरेट करते करते फिर से सिट्रेट, सिट्रेट से शुरू हो सिट्रेट पे खत्म हो, तो दैट इज अ साइकिल। तो कुछ मेटाबॉलिक पाथवे लीनियर होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक पाथवे साइक्लिक होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेटाबॉलिक पाथवे जिगजैग होते हैं, मतलब दूसरे पाथवे से जुड़े रहते हैं, एक पाथवे का प्रोडक्ट दूसरे पाथवे में जाता है। तो मोस्टली बॉडी में पाथवे ऐसे होते हैं, लेकिन कोई भी पाथवे पूरा का पूरा अपने आप में, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस ले लें तो लीनियर है, लेकिन अगर मैं शुगर मेटाबॉलिज्म लूं तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस भी है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी है, थोड़ा सा बीटा ऑक्सीडेशन पैकेज जुड़ रहा होगा, थोड़ा ये भी जुड़ रहा होगा, तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा, जिगजैग 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 हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। तो ये बात याद रखिएगा कि मेटाबॉलिक पाथवे मेनली दो तरीके के होते हैं, लीनियर और साइक्लिक, लेकिन ओवरऑल जो मेनली मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं एक्चुअल में वो हमेशा जिगजैग 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 होंगे, एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट बनेगा, ठीक है ना। तो दैट्स इट, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज आती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिस्कस किया था ना आप लोगों से, शायद हो गया था, नो सर। नहीं हुआ था, अच्छा। अच्छा, मान लो तुम किसी पेड़ के पास से गुजर रहे हो, आपको बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है उस पेड़ से, बड़ी अच्छी सेंट रिलीज कर रहा है,
ठीक है ना। दाल चीनी, उसे उसे आप खाने में डाल रहे हो तो बड़े अच्छे स्पाइसेस की तरह काम कर रहा है ना। जैसे ये इलायची, बड़ी अच्छी खुशबू है उसमें, है ना। और है ना, कुछ प्लांट्स हैं, उसके रेजिन से आप रबड़ बना रहे हो, है ना। तो क्या लगता है कि ये प्लांट्स अच्छी अच्छी खुशबुएं, अच्छी अच्छी चीजें ये क्यों बना रहे हैं? मतलब इनका प्लांट की बॉडी में क्या रोल है? देखिए, प्लांट की बॉडी में तो इनका कोई रोल नहीं है खास, या ऐसा कोई डायरेक्ट रोल मेटाबॉलिज्म में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के एक्चुअल बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या जिनका डायरेक्ट रोल मेटाबॉलिज्म में नोन नहीं है, उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। लेकिन प्लांट्स के ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम किसी इससे कुछ मेडिसिन बना लेते हैं, या इससे कुछ टॉक्सिन बना लेते हैं, या इससे कुछ और चीज बना लेते हैं, तो मतलब हमारे बड़े काम के आते हैं ये, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ एल्कोलॉइड्स है, जैसे कि निकोटीन है ना। अब निकोटीन प्लांट के किसी काम का नहीं है भाई, लेकिन निकोटीन हम सिगरेट में डाल के उसे स्मोक करते हैं, और भाई जो जो स्मोक करते हैं उनको अच्छा लगता है, मेंटल टेंशन दूर करता है जिनको, ऐसा जैसे मैंने सुना है जो भी है, ठीक है ना। हालांकि इट इज वेरी वेरी इट इज नॉट दैट गुड फॉर हेल्थ। द प्रॉब्लम इज नॉट निकोटीन, द प्रॉब्लम इज एक्चुअली द स्मोक ऑफ द सिगरेट विच इज हार्मफुल, विच इज कैंसरस। खैर, तो निकोटीन हो गया, या बात करें जैसे रबड़ हो गया, है ना। जैसे टर्पीन्स हो गए, डाइटर्पीन्स, टाइटर्पीन्स। मान लो कि आपको पेंट करना है तो आप उसमें तारपीन का तेल मिला रहे हैं और पेंट वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं। तारपीन का तेल एक्चुअली प्लांट से एक्सट्रैक्ट होकर एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, रबर एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है ना। पिगमेंट्स हैं, ठीक है, एंथोसियानिन, है ना, ये भी क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। कुछ ड्रग्स हैं, टैक्सोल, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ये सब भी क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। स्पाइसेस, है ना, ये भी क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो प्लांट्स के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में या प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करते, वो कहलाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखिए, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में काम कर रहे हैं। फैटी एसिड्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली काम कर रहे हैं, है ना। जो डायरेक्टली काम नहीं करेंगे, रोल पता भी नहीं है ना, मेटाबॉलिज्म है भी या नहीं भी, या डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, उसमें कुछ कैटेगरीज दी हुई है, एक साइड में, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस बार तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पिछले 3-4 साल से रेगुलरली क्वेश्चन आ रहा था, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो एक साइड, लेफ्ट साइड में सेकेंडरी मेटाबोलाइट के टाइप्स, और इधर एग्जांपल्स दे रखे हैं। टेबल है एक आपके एनसीईआरटी में, बायोमोलिक्यूल्स में ढूंढ लीजिएगा, मुझे भी टेबल नंबर याद नहीं है। किसी को टेबल नंबर पता है तो मुझे बता दो, मैं सबको बता देता हूँ, ठीक है। तो वो टेबल याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। मैं रैंडमली किसी से भी रैंडमली वो टेबल पूछ लूंगा, और जिसको वो टेबल का आंसर नहीं आएगा, वो टेबल 25 बार बनाएगा। तो अगर आपको टेबल 25 बार नहीं बनानी है, ठीक है, ठीक है। और अब तो ये भी नहीं होगा कि मान लो 10 स्टूडेंट्स ने टेबल नहीं बनाई, अगर नहीं पढ़ी, तो किसी का टेबल किसी ने दिखा दिया, क्योंकि अभी तो मैं सबका कैमरा ऑन करवा के उन्हीं से इंडिविजुअली देखूंगा, तो कोई आप चीटिंग भी नहीं कर सकते। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वो टेबल याद रखेंगे। बल्कि इसको तो हम एक वही बना लेंगे, एक पैक्ट ही बना लेते हैं कि आज के बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा और क्लास में, और क्वेश्चंस होंगे कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने गूगल किया और आंसर कर दिया, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगा, और 30 सेकेंड्स के अंदर आपका अगर आंसर नहीं आता है क्वेश्चन के लिए, तो आप उसका आंसर 30 टाइम्स, 30 टाइम्स लिख के तैयार रखेंगे, ठीक है। तो मैं आज की क्लास में अनाउंस कर रहा हूँ, अगली क्लास के लिए आप सब लोग इसको ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, तो आप लोग को पढ़ाई लिखाई कराने का ना यही एक तरीका है कि लिखो। मेरे टीचर्स को भाई मेरे से ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करवा दो, मेरे टीचर्स का तरीका है, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की इजाजत करना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम चलेंगे सेल साइकिल। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है।
सर बुक में ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में सेल्यूलोज को भी दे रखा है, तो वो तो प्लांट्स के यूज की है। क्या करता प्लांट? सर सेल्यूलोज से तो पूरी प्लांट सेल वॉल तो बनी होती है। वो अच्छा, नहीं कह वो रहा, रिएक्शन में नहीं करता इसमें? मैं कह रहा हूँ सेलुलोज को ब्रेक करके एनर्जी ले लेगा प्लांट। नो सर। नहीं। मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा ना। अगर सेलुलोज को ब्रेक करके प्लांट एनर्जी ले लेता तो प्लांट पागल थोड़ा ना स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर कर रहा था। वो हाँ। भी स्टार्च को ब्रेक करके अल्टीमेटली ग्लूकोज बना के ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस करके एनर्जी लेता है। गॉट इट सानवी गुप्ता? यस सर। हाँ जी जी, चलें सेल साइकिल पे, चलिए सेल साइकिल की बात करें। कोई मुश्किल नहीं इतना, ये टॉपिक एकदम कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा सुनोगे तो याद रहेगा। और सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है, भरे होते हैं क्वेश्चन तुम्हारे नीट के पेपर में सेल और सेल साइकिल से। सेल साइकिल के सेल से तो भरे ही होते हैं, तो सेल और सेल साइकिल तो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। 7-8 क्वेश्चन मान के चलो कि सेल और सेल साइकिल मिला के आ जाते हैं, 7-8, है ना। 8 4 32 मार्क्स, मतलब अगर आपके 280 बन रहे हैं तो सीधा 320 पहुंच जाएंगे। बेटा अनस, तो दोबारा से टेबल देख ले, और अब घर जाके बाद, घर पे तो तू है ही, बाद में देखियो क्लास के बाद, ठीक है। लास्ट में जहाँ पे वो दे रखा है ना पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, वहां पे सेलुलोज साफ साफ लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, गम सेलुलोज रबर ये सब लिखा हुआ है, खैर। तो पहले मुझे तुम लोगों से एक सवाल पूछना है और इस सवाल का जवाब देंगे, ये कौन है भाई? दीक्षा द्विवेदी। हाँ बेटा दीक्षा, आवाज आ रही तुझे मेरी? आप मैसेज में भी टाइप कर सकते हैं। फिर अनुभव तिवारी। यस सर। हाँ तिवारी साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, आ रही है। हाँ, ये बताओ कि लाइफ साइकिल क्या होती है? तिवारी साहब। सर बर्थ से डेथ तक का जो लाइफ साइकिल है उसको कहते हैं। हाँ, मतलब बर्थ से डेथ तक का हिसाब किताब लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है ना। ये बात यस सबको सर। क्लियर है? बंद कर लो बेटा माइक। बहुत बढ़िया जवाब दिया तुमने। यही है। तो अगर लाइफ साइकिल बर्थ से लेकर डेथ तक है तो सेल साइकिल क्या होगा? सेल साइकिल भी होगा, सेल पैदा हुआ और जब तक सेल मर नहीं जाता तब तक वो किसमें है? सेल साइकिल में। और जब मर जाएगा तो सेल साइकिल से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो सेल साइकिल इज उसका जीवन, एक सेल का, ठीक है ना। अब सेल का जो जीवन होता है उसके मेनली 4 फेज होते हैं। जैसे आपकी जिंदगी के भी बहुत सारे फेज हो सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड, एडल्ट, मतलब चाइल्ड में बचपन, जवानी, ठीक है ना, और फिर मिडिल एज, फिर ओल्ड एज, ठीक है ना। तो वैसे ही सेल की जिंदगी के भी बहुत सारे फेजेस होते हैं। जैसे कि एक होता है उसका फेज G1 फेज, मैं ऐसे सर्किल मार, जैसे उसका एक फेज होता है डी G1 फेज, थोड़ा बड़ा बना लो क्योंकि सबसे बड़ा होता है G1। अब G1 का मतलब यहाँ पे गैप वन है, गैप वन, गैप वन फेज मतलब गैप फेज बोलते हैं G1 फेज। और अगर एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सबसे बड़ा होता है ऑलमोस्ट 11 आवर्स का होता है एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर,
बहुत बड़ा होता है, दैट इज अ G1 फेज। क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। ओके, फिर G1 फेज के बाद सेल का एक छोटा सा फेज आता है, ठीक है ना, और इस फेज को बोलते हैं हम लेट्स से एस फेज, where S stands for synthetic phase। सिंथेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, क्लियर। एक सेल का फेज होता है G2 फेज, ऑफ कोर्स G1 अगर गैप 1 है तो G2 क्या हो गया, गैप 2 फेज, ठीक है, क्लियर। और फिर एक फेज होता है दी एम फेज, द डिवीजन फेज, इसमें से डिवाइड करता है, जिसके दो पार्ट्स होंगे, एक न्यूक्लियस का डिवीजन द कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोप्लाज्म का डिवीजन द साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस एंड दी साइटोकाइनेसिस ये दो पार्ट रहेंगे, जिसको हम माइटोटिक या मियोटिक फेज कह सकते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, मतलब जिसका डिवीजन फेज जिसमें है ना, तो क्लियर पॉइंट। अच्छा, अब ये बाकी जो है ना G1 S और G2, इसको मिला के हम इंटरफेस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, G1 G2 M सॉरी S, इस तीन को बुला देते हैं हम इंटरफेस, या सिंपली रेस्टिंग फेज। अब नाम रेस्टिंग फेज है, लेकिन सेल रेस्ट नहीं कर रहा, बस डिवाइड नहीं करता, मतलब कि उसका न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रहा, उसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा, बाकी अंदर मेटाबॉलिकली वो बहुत एक्टिव है, ठीक है ना। तो रेस्टिंग फेज एक मिसलीडिंग नाम है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और फेज होता है, ठीक है, पे अटेंशन। कभी कभार सेल का क्या मन करता है कि सेल कहता है कि मैं थोड़ी देर ना इस जीवन के मोह माया से थोड़ा सा साइड में चला जाता हूँ, मतलब बाहर नहीं जा रहा, थोड़ा साइड में जा रहा है। वो जीवन में आया और जीवन से साइड में एक फेज में चला गया, और इस साइड फेज को हम बोलते हैं G0 फेज, या G0 इज ऑल्सो नोन एज क्विसेंट फेज, where cell cycle is suspended। ठीक है ना, मतलब कि आप जिंदगी की मोह माया छोड़ के जंगल में चले गए, वहां पे आपने अपना समय बिता रहे हो और आपका समय थोड़ी देर के लिए रुक गया है, ठीक है ना। दैट इज दी G0 फेज। मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड सेल्स हैं, जैसे आपके ब्लड फॉर्मिंग सेल होते हैं ना रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो के जो सेल्स हैं जो ब्लड बना सकते हैं, वो अपने सेल साइकिल में चल रहे हैं। फिर रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो ब्लड बनाने वाले सेल्स हैं वो अब इनएक्टिव हो गए, वो चले गए G0 फेज में, ठीक है ना। अब वो डिवाइड नहीं कर रहे, लेकिन बहुत अगर जरूरत पड़ेगी ना बहुत ज्यादा, तो वो G0 से वापस G1 में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं जो मरे नहीं होते, बस उनकी सेल साइकिल रुकी रहती है, जैसे कि नर्व सेल एंड हार्ट के मायोसाइट्स, हार्ट के सेल्स कार्डियोसाइट्स, और नर्व सेल और बोन मैरो के येलो बोन मैरो के सेल्स, है ना। ये सब G0 फेज में रहते हैं, ये लोग डिवाइड नहीं करते, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट है ना। तो जो भी डिफरेंशिएटेड सेल है, ठीक है ना, वो सब के सब जो डिवाइड नहीं कर रहे, वो सब किसमें, जो डिवीजन से दूर दूर हैं, वो सब किसमें बोल सकते हो, G0 फेज में है। क्लियर। अच्छा, अब एक सेल है वो इन सभी फेजेस में रह सकता है, ठीक। अब आपने चीज क्या है कि इन सब फेजेस से मतलब कि एक फेज को छोड़ के दूसरे फेज में जाने के लिए, दूसरे तीसरे फेज में जाने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ एंजाइम्स चाहिए होंगे, भाई कुछ सेट ऑफ एंजाइम्स होंगे, तो ही आप जीवन से एस में जाओगे, ठीक है ना। भाई एक स्टेप आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, जीवन से एस में जाना। दूसरी चुनौती क्या है, G से G2 जाना, दूसरी चुनौती है, ठीक है ना। तीसरी चुनौती क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ,
जो कैरियोकाइनेसिस है ना एम फेज का, वो 4 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। प्रोफेज क्या है बेटा? ये है कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो सेल की अगली चुनौती कहां पे होती है? अगला स्टेप होता है G2 से M में जाना, दैट इज थर्ड पार्ट। तीसरा जो उसमें कूद मारनी होती है, और चौथा जो है वो है मेटाफेज से एनाफेज में जाना। ठीक है ना? तो ये 4 चेक पॉइंट्स है। क्या है बेटा? 4 चेक पॉइंट्स हैं जो पार कर, साइकिल है ना, मान लो रेस है, तो हर रेस का चेक पॉइंट आ रहा है। ये चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, चेक पॉइंट 3 और चेक पॉइंट 4। ये 4 मेजर चेक पॉइंट्स हैं। ठीक है ना? अगर कोई सेल इस चेक पॉइंट को पार नहीं कर पाता तो जीवन में रह जाता है। चेक पॉइंट 2 को पार नहीं कर पाता तो एस फेज में रह जाता है। चेक पॉइंट 3 को पार नहीं कर पाता तो G2 में रह जाता है। चेक पॉइंट 4 को पार नहीं कर पाता तो मेटाफेज में रह जाता है। तो जब तक ये चेक पॉइंट्स को पार नहीं करते, ये पिछले वाले फेज में रुके रहते हैं। ठीक है ना? तो चेक पॉइंट्स पार करने जरूरी है। और इन चेक पॉइंट्स को पार करने के लिए एक्चुअल में एंजाइम्स काम करते हैं, उनको बोलते हैं सीडीकेस एंड साइक्लिन्स। ठीक है, सीडीकेस एंड साइक्लिन्स। अब सीडीके क्या है? सीडीके की फुल फॉर्म बड़ी इंटरेस्टिंग है। दे आर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। मतलब ये एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स हैं जो एक दूसरे प्रोटीन पे डिपेंड है, जिसका नाम है साइक्लिन। तो साइक्लिन भी एक प्रोटीन है, सीडीके भी एक प्रोटीन है, और सीडीके वो प्रोटीन है जो साइक्लिन पे क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है ना? इसलिए हमें साइक्लिन भी चाहिए। क्या रखें? तो एक्चुअली होता क्या है, सीडीके तो साइक्लिन अलग अलग कॉम्बिनेशन है। सीडीके 1 साइक्लिन सी, सीडीके 2, सीडीके 4, सीडीके 6, ऐसे बहुत सारे सीडीके हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग चेक पॉइंट्स पर काम करते हैं। बल्कि चेक पॉइंट नंबर 4 को तो हमने एक नाम भी दिया हुआ है। चेक पॉइंट नंबर 4 का नाम है एमपीएफ, दैट इज मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर से मेटाफेज में रुकता है, और जब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आता है या एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर आता है, तो ये इससे बाहर निकलता है। और ये दोनों ही साइक्लिन और सीडीकेस ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ साइक्लिन एंड सीडीकेस हेल्प करते हैं इनको अलग अलग साइकिल में जाने के लिए। मैं आपको समझाता हूँ, पे अटेंशन। देखिए, जीवन फेज में देखो, मैं पहले एक शॉर्ट बता दूं, मैं आपको रिकॉल दूंगा। एस फेज में डीएनए जो होता है ना, डबल होता है। क्या होता है? डीएनए डबल होता है, मतलब डीएनए की कॉपी बनती है। मतलब अगर आपके पास एक मतलब कि आपके पास अगर एक स्ट्रच ऑफ डीएनए, तो उसके दो एक और कॉपी बन जाएगी। वो हो रहा है एस फेज में। ठीक है ना? अगर ये काम एस फेज में हो रहा है, आप पहले पूरा सुन लीजिए ना। अगर ये काम एस फेज में हो रहा है, अगर इसमें डीएनए डबल हो रहा है, तो डीएनए डबल करने के लिए जितने प्रोटीन्स वगैरह हैं जो आपको चाहिए, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो प्रोटीन्स वगैरह हैं, ठीक है ना, उनका सिंथेसिस, ताकि डीएनए डबल हो सके, वो सब कहाँ सिंथेसाइज होंगे? जीवन फेज में सिंथेसाइज होंगे। और जीवन फेज के अंदर एक ग्रोथ होती है ओवरऑल। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको खैर वो मैं आपको बाद में क्लियर करता हूँ। पहले आप मुझे बताइए कि ये चेक पॉइंट्स क्लियर है कि ये 4 चेक पॉइंट्स हैं, ये 4 फेजेस हैं, और G0 क्या है? फेजेस और इन सब चीजों के बारे में क्लियर है आपको पॉइंट्स? कोई डाउट है इसमें?
फिर मैं इसको मिटाऊंगा। सर हाँ जी, सर एपीएफ क्या है ये? एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, जो एनाफेज में लेके जाएगा। सर हाँ जी, सर ये सेल G0 और रेस्टिंग फेज दोनों फेज में डिवाइड नहीं होता। क्या क्या क्या? सर ये जो आपने बताया G0 और रेस्ट फेज में सेल डिवाइड नहीं होता, दोनों फेज में। अरे बेटा, रेस्टिंग फेज के अंदर सेल डिवीजन के लिए रेडी हो रहा है, कैरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के लिए रेडी हो रहा है। G0 में वो इन सब के लिए रेडी भी नहीं हो रहा। ओके सर मतलब जो एक सर चीज और है, एक आखिरी चीज जाननी मुझे, यहाँ पे एक और पॉइंट है। प्रोकैरियोट्स में इसको स्टार्ट बोलते हैं और यूकैरियोट्स में इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है, इसको पार करना जरूरी होता है, ठीक है। क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊंगा। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट अगर पार हो जाएगा तो सेल ने चुपचाप एस फेज में चले जाना। तो रिस्ट्रिक्शन पॉइंट वो पॉइंट है जो पार करते ही नई साइकिल शुरू हो जाती है। सेल देखो, सेल एक साइकिल पूरी करके जीवन में आया है, उसको जैसे रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पार करेगा वो एस फेज में चला जाएगा, धीरे अपने आप से जाना ही होगा। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पार करते ही वो रेडी होते हैं एस फेज में जाने के लिए, चला जाता है। और एस फेज में जाके फिर एक बार चला गया तो उसने फिर आगे साइकिल कंटिन्यू करनी ही करनी है। मतलब सेल अगली साइकिल के लिए आगे जाएगा या नहीं जाएगा वो फैसला करेगा रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। अगर पार कर गया तो अगली साइकिल शुरू, वरना वो जा सकते हैं चुपचाप G0 फेज में, या यहीं पे अटका रह सकता है जीवन के अंदर। क्लियर है? चलिए अब बताइए सर जो सर ये जो एपीएफ मेटाफेज, वन बाय वन। हाँ आकाश बोलो। सर जो एपीएफ था ये उसे एनाफेज में ले जा रहा था, और जो हाँ, एमपीएफ वो मेटाफेज में ले जाएगा वो फिर से। एनाफेज में रोक के रखा हुआ है। तो मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए आपको एमपीएफ को डिग्रेड करना होगा और एपीसी को प्रमोट करना होगा। ओके सर। एक्चुअली उसको एपीसी बोलते हैं, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। चलिए हाँ शुभम। सर ये मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर ये मतलब मेटाफेज से सीधा टेलोफेज में पहुंचाएगा। आपने एरो बना रखा है ना ऐसे। मेटाफेज से एनाफेज की तरफ बनाया है। मेटाफेज से एनाफेज से जाएगा ना, टेलोफेज के तो पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा था मेरे को। यस सर। मेटाफेज से एनाफेज से जाएगा वो। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर मेटाफेज में मेंटेन रखने के लिए है और मेटाफेज से एनाफेज में ले जाने के लिए एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है या एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है। सर यस सर। हाँ प्रियांशु। सर एस फेज में डीएनए डबल हो रहा है तो सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्मेशन भी वहीं पे होती है। मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले मुझे एक बात बता। क्रोमोसोम कब नजर आते हैं? सर जब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं, मतलब कि डिवीजन के बाद। वो कब होता है? सर डिवीजन के बाद। मतलब इनमें से कौन से फेज में होगा? सर इनमें तो डिवीजन नहीं हो रहा तो आगे होना चाहिए। किसमें होगा? इनमें कौन से फेज में डिवीजन होता है? सर प्रो फेज में या मेटा। बेटा एम फेज में होगा ना डिवीजन। एम इज द यस डिवीजन फेज ना, जो जहां पे डिवीजन दिखता है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन, यस है ना? सर प्रो फेज तो में हो। अरे पहले बात सुन ले मेरी, ठीक है ना? तो जो क्रोमोसोम है, ठीक है ना, वो नजरी प्रोफेज में आते हैं, उससे पहले सब क्रोमाटिन ही है। यस सर। तो क्रोमाटिन डबल होने की बात कहां से कर दूं? नो सर। सर तो सेल में डबल हो जाता है डीएनए, मतलब एक। डीएनए डबल होगा मतलब डीएनए का गुच्छा है वो, एक एक सेगमेंट डबल हो जाएगी। फिर हाँ उससे बना लेंगे दो क्रोमैटिड्स बाद में।
अभी अच्छा क्रोमैटिड की बात ही नहीं आई। क्रोमैटिड क्रोमोसोम की बात तो एम फेस में आएगी ना, वो तो प्रोफेस में दिखते हैं, अभी तो सब क्रोमैटिन क्रोमैटिन है। यस याद रखिए क्रोमोसोम नाम की चीज हमें नजर आती है एम फेस में, क्रोमोसोम दिखेंगे प्रोफेस में, मेटाफेस में, एनाफेस में, और आधे टीलोफेस में, बाकी टीलोफेस में फिर से विलुप्त हो जाते हैं, फिर से क्रोमैटिन बन जाते हैं। तो क्रोमोसोम दिख ही नहीं रहे हैं बाकी फेजेस में, तो क्रोमोसोम डबल होने की बात भी कहां से करूं? मैं हमेशा क्रोमैटिन की बात कर रहा हूं, आप बोल सकते हैं क्रोमैटिन डबल हो जाता है, ठीक है ना, ओके डीएनए सर, डबल मतलब क्रोमैटिन डबल। हाँ ठीक है, ओके सर। और सर जैसे सेल डिवाइड हो जाता है उसके बाद वो जीवन फेज में ही होता है ना? बेटा क्या बोल रही है? सेल जैसे ही डिवाइड हो जाएगा उसके बाद वो उस जीवन फेज में ही आएगा ना? हाँ, डिवाइड करते साइटोकाइनेस खत्म करते ऑटोमेटिकली वो जीवन में आ गया। सेल रिस्ट्रिक्शन पॉइंट किसमें, बैक्टीरिया के लिए क्या बताया था आपने? स्टार्ट बैक्टीरिया के लिए स्टार्ट होता है, ओके सर। यूकैरियोट्स के लिए रेस्ट्रिक्शन पॉइंट मतलब एक पॉइंट है जो पार करना जरूरी है अगली सेल साइकिल में कंटिन्यू करने के लिए। हाँ और जी, सर इसको सबके डाउट क्रॉस खत्म हो करने गए हो के तो लिए हम क्या आगे बात करें। कंडीशंस होती हैं? क्या बेटा? इस रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस करने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है, मतलब क्या हाँ कंडीशंस मैं होती हैं आई मीन? हाँ कंडीशंस बताऊंगा, मैं सबकी कंडीशन बताऊंगा, मैं चारों के चारों पॉइंट्स की कंडीशन बताऊंगा, लेकिन अभी मैं यहां तक जो बताया उसमें कोई डाउट है तो वो पूछ रहा हूँ। सर हाँ जी। सर जो है सीडीके एंड साइक्लिन से ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं उन्हें, मतलब एक हाँ फिश। देखो देखो, हाँ मैं बताता हूँ, एंजाइम जो है ना वो है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। काइनेसिस एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिवेशन वगैरह में काम करते हैं, लेकिन ये स्पेशल काइनेसिस हैं जो साइक्लिन पे डिपेंडेंट है। अब क्योंकि साइक्लिन पे डिपेंडेंट है तो आपको साइक्लिन भी चाहिए, तो हम कुल मिला के बोलते हैं साइक्लिन प्लस उन पे डिपेंडेंट काइनेसिस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। ये मिलके काम करते हैं सेल साइकिल के रेगुलेशन में, ये सेल साइकिल रेगुलेशन है, ये चेक पॉइंट्स एक्चुअली सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं। तो सेल साइकिल रेगुलेशन में सीडीके प्लस साइक्लिन काम करते हैं। गॉट इट बेटा? यस सर। और किसी को कोई और डाउट स्पेसिफिकली हो तो पूछ लीजिए भाई साहब। चलिए, किसी और को कोई और डाउट नहीं है तो फिर आगे बात करते हैं। ये डायग्राम में दिमाग में एकदम क्लियर समझ लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं, देखो समझना बात को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर रहेंगे तो फिर आपके आगे भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। एक सेल है, मान लो उसका साइज है 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब और डीएनए कंटेंट इसका 2C है, 2C इज द डीएनए कंटेंट, ठीक है। तो जब ये डिवाइड होगा तब क्या लगता है कि जो दो दो सेल्स बनेंगे उनका साइज क्या होना चाहिए आफ्टर माइटोसिस? आफ्टर माइटोसिस की बात कर रहा हूं। साइज क्या होना चाहिए और डीएनए कंटेंट क्या होना चाहिए? 2.5 UN। 2.5 माइक्रोमीटर। एनीबॉडी एल्स? बेटा स्टार था बेटा, आकाश स्टार, ट ट ट फॉर टोमेटो, ट फॉर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ जी। सर माइटोसिस के बाद। हाँ हेलो सर। सर 5 हाँ बेटा, माइक्रोमीटर होना चाहिए। 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए। और कोई जिसका कोई और आंसर? ये क्लास के लड़के जाग रहे हैं, बाकी लड़कियां सो रही हैं क्लास की। जो सोते रहते हैं उनसे पूछता हूँ मैं, जब जो कभी जवाब नहीं देते हैं। रिद्धि गोयल?
सर 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए। गुड मॉर्निंग बेटा। डीएनए कंटेंट कितना होना चाहिए? गोयल साहब आप ही से पूछ रहा हूं मैं। क्या सर? डीएनए कंटेंट। सर सेम होगा जो पेरेंट सेल में है। ओके, ऐसा क्यों? सर क्योंकि माइटोसिस है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होती है। अच्छा, और मियोसिस? उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। ये इक्वेशनल डिवीजन किसने नाम बताया तुमको? सर स्कूल में पढ़ाया था। बहुत ही बढ़िया, स्कूल वाले बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तुमको, वेरी गुड। नाउ पे अटेंशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि माइटोसिस, देखो पहले सवाल ये पैदा माइटोसिस में कर क्यों, है ना, मैं क्यों माइटोसिस करूं? माइटोसिस मुझे क्यों करनी है? माइटोसिस मुझे ग्रोथ के लिए करनी है। मेरी उंगली मान लो ग्रो करनी है ना, या रिपेयर के लिए करनी है। अब मान लो मेरी उंगली में कट लग गया, लॉजिक समझो। मेरी उंगली में से ये ना, ये उंगली है, उंगली में कट लग गया, यहाँ पे कुछ सेल्स खराब हो गए, कुछ सेल टूट गए, बिखर गए। अब मैं उनकी जगह नए सेल ला रहा हूँ, ठीक है? तो क्या सेम सेल लाऊंगा या कुछ अलग सेल लाऊंगा? सेम। सेम सेम ही सेल लाऊंगा आएंगे। ना। मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो कि दूसरे सेल ला के रख दूंगा, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? कुछ मेरी जिंदगी का वो जुगाड़ थोड़ा चल रहा है कि मेरी बाइक का एक एक टायर खराब हो गया, एमआरएफ का मैंने दूसरे किसी कंपनी का डलवा रही है, वो थोड़ा चल रहा है। जैसा ये सेल है वैसा का वैसे ही लेके आना है मेरे को। बॉडी कोई सस्ते काम नहीं करती है, एकदम प्रॉपर काम करती है। तो जब मुझे सेम सेल लाना है तो सेम का मतलब क्या है? डीएनए कंटेंट में भी सेम, साइज में भी सेम। तो मतलब जब डिवीजन हो रहा है तो ये वाला साइज भी 5 माइक्रोमीटर में ही होगा, और ये वाला साइज भी 5 माइक्रोमीटर में होगा। दे आर बिटवीन द सेम साइज, ठीक है? डीएनए कंटेंट भी इसका भी 2C होगा और इसका भी 2C होगा, ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने बचपन से यही सीखा है, शायद आपने भी यही सीखा होगा। अगर मेरे पास ये एक बॉटल है और इसके मैं 2 टुकड़े कर दूं तो बॉटल आधी आधी हो जाती है, ठीक है ना? 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, आंसर 2 आता है। 10 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, आंसर 5 आता है। 10 को 5 से करता हूँ, आंसर 2 आता है। तो डिवीजन में चीजें कम होती है, यहाँ बराबर रह रही हैं, ठीक है ना? लॉजिकली क्या होना चाहिए था? लॉजिकली ये होना चाहिए था कि इसका एक डिवीजन हुआ तो ये हो जाना चाहिए था 2.5 का, ये हो जाएगा 2.5 का, जैसे शुभम ने बोला। तो उसे लगा, मेरे को भी किसी को भी लग सकता है, वो ठीक ही है। ये होना चाहिए था 2.5 का, ये होना चाहिए था 2.5 का, ये होना चाहिए था सी, और ये होना चाहिए था सी। लॉजिक ये कहता है, लॉजिक ये कहता है। लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया तो ये सेम साइज का और ये सेम डीएनए कंटेंट का, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो कि कहीं ना कहीं ये डिवाइड होने से पहले जो हमें दिखा ले रहे हैं, ये साइज में बड़ा हो रहा होगा। ये 10 माइक्रोमीटर का हो रहा होगा और डीएनए कंटेंट इसका 4C हो रहा होगा, ताकि जब ये डिवाइड करे, एकदम जैसे ये एकदम डिवाइड करे तो फिर 5 माइक्रोमीटर की चीजें आ जाए। यानी दो चीजें बढ़ी, एक इसका साइज बढ़ा, साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और मतलब साइज में कौन है, सेल का साइज कौन निर्धारित कर रहा है? उसका साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारी चीजें सिवाय न्यूक्लियस के, वो डबल हो रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमैटिन, वो भी डबल हो रहा होगा। तो साइज डबल हो रहा है और डीएनए में भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। और फिर ये डिवाइड कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? अब समझो, अब बहुत ही आसान है। साइज डबल हो रहा है G1 में, G2 में, इसलिए इसको हम ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। हालांकि जीवन स्टेप ऑफ गैप 1 गैप 2 बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ग्रोथ 1 ग्रोथ 2, नो, ग्रोथ बोल देते हैं, आंसर एक्चुअल में गैप है। और डीएनए डबल किसमें हो रहा है? अभी आपको पता है, एस फेज में, ठीक है? और जब ये इस चीज के लिए रेडी हो गया तो ये डिवाइड कर दो, ये क्या है? एम फेज। बस ये टीचर लोग तुमको कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे, बहुत मुश्किल बताएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल सा फंडा है, छोटे बच्चा भी इसको समझ सकता है। कुछ भी नहीं है कि हमने डिवाइड करने से पहले सेल को साइज में डबल करना है, उसका डीएनए डबल करना है। लॉजिकल बात, ऐसे कैसे बराबर बांटोगे? तो साइज डबल किया, डीएनए डबल किया, साइज डबल किया, जीवन जीरो में डीएनए डबल किया, कहानी खत्म। बस इतना ही है। अच्छा,
अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या डबल हुआ उसके बारे में आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि जीवन में क्या क्या हो रहा है। अब देखिए जीवन में क्या हो रहा है ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि एस फेज में क्या हो रहा है। मतलब कि हर फेज में मैं अगले फेज के लिए तैयार हो रहा हूँ और ओवरऑल एम के लिए तैयार हो रहा हूँ। मतलब जीवन में मैं एस फेज के लिए तैयार हो रहा हूँ, हो रहा हूँ। जीवन में मैं एस के लिए तैयार हो रहा हूँ और ओवरऑल एम के लिए तैयार हो रहा हूँ। एस में मैं G2 के लिए तैयार हो रहा हूँ, ओवरऑल एम के लिए तैयार हो रहा हूँ। G2 में मैं ओवरऑल एम के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो यही चलता रहेगा। तो जीवन में आपको एस के लिए तैयार होना है तो आपको कुछ प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है ना, जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। तो देयर इज सम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सिंथेसिस ऑफ व्हिच प्रोटीन्स? डीएनए में कौन से प्रोटीन्स होते हैं? सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन्स एंड अदर प्रोटीन्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर पॉइंट? तो सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है ना। बस एक्सक्यूज पर हमने ओके। तो सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन्स एंड अदर प्रोटीन्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन ये इसमें होगा, ठीक है ना। सेल का साइज ग्रो करेगा। मटेरियल फॉर सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन हुआ। तो सेल का पूरी तैयारी कर रहा है, ओवरऑल साइज ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। और दो तरीके का मटेरियल तैयार हो रहा है। एक मटेरियल तैयार हो रहा है डीएनए डबल करने के लिए, एक सेल ऑर्गेनेल डबल करने के लिए। बस सेल ऑर्गेनेल भी डबल करना है और ये सब भी डबल करना है ना। तो एस फेज में तो जीवन के बाद क्या आएगा? एस आएगा। तो एस में लिख रहा हूं, एस में क्या क्या होगा? एस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन होगा मेन चीज। और क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, साथ में एक और चीज डबल करती है, इनिशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल, स्टार्ट ऑफ सेंट्रोसोम का डिवीजन। तो इकलौता सेल ऑर्गेनल जो डिवाइड करता है इस फेज में वो कौन सा है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम डिवाइड होना शुरू होते हैं एस में, G2 में कंप्लीट होते हैं लेकिन शुरू एस में हो जाते हैं। तो सेंट्रोल डिवाइड होना शुरू एस फेज में होता है। क्या है? G2 में क्या होता है? G2 में सेल ऑर्गेनल डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनल डिवाइड करेंगे ओवरऑल ग्रोथ। अच्छा, कौन सा लेवल नहीं करेगा? सेंट्रोसोम, वो पहले शुरू हो चुका है, वो खत्म होगा। सेंट्रोसोम का डिवीजन क्या होगा? कंप्लीट होगा G2 में, है। सेल ऑर्गेनल डिवाइड करेंगे और ओवरऑल और ग्रोथ होगी और प्रोटीन्स बनेंगे। कौन से वाले? सेल को एम फेज में जाना है तो वहां पे इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स फॉर एम फेज, ठीक है। तो यहाँ प्रोटीन फॉर एस फेज, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ, ठीक है। सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन होने का मटेरियल, यहाँ पे सेल डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रोसोम का डिवीजन स्टार्ट, यहाँ पे सेंट्रोसोम का डिवीजन खत्म, बाकी सारा ऑर्गेनल डिवाइड, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ, सॉरी ओवरऑल सेल की ग्रोथ, और एम फेज में जो प्रोटीन इस्तेमाल होने हैं उनका भी फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। एंड ऑफ कोर्स प्रोटीन आरएनए बने बिना नहीं रहता, तो जहां भी प्रोटीन फॉर्मेशन लिखा है वहां पे आरएनए भी आएगा। प्रोटीन एंड आरएनए,
प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। तो जहां प्रोटीन सिंथेसिस है वहां पे आरएनए सिंथेसिस भी रहेगा और वो सब फेजेस में रहता है, ठीक है ना, क्लियर। अब बाई सपोज आपको सारे फेजेस जो हैं ये G1 G2 और S M की डिटेल में बात करेंगे भी, तो जितना ये इंटरफेस है, अब देखिए नाम रेस्टिंग फेस है, कहां से कर रहा है रेस्ट, रेस्ट तो कर ही नहीं रहा है, इतना कुछ कर रहा है, तो इसलिए बोला कि रेस्टिंग फेज एक मिस इंटरप्रिटेशन है, करेक्ट नेम शुड इज इंटरफेस। दो कॉन्जिक्यूटिव एम फेज के बीच में क्या होगा, इंटरफेस, ठीक है ना, तो इसलिए इंटरफेस बोलते हैं। तो इंटरफेस में G1 G2 और ऐसे ऑर्डर याद रखिएगा, पहले G1 फिर S फिर G2, मैंने लिखा है ऐसे G1 G2 ऐसे, लेकिन ऑर्डर इज G1 S फिर G2, ये ऑर्डर याद रखिएगा। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन, ठीक है। कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। सर हाँ जी, सर जो एस फेज है वहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो वहां पे आरएनए का भी रेप्लिकेशन होगा? क्या 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 दोबारा बता। सर जो एस फेज है जहाँ पे डीएनए का हाँ रेप्लिकेशन हो रहा है, वहां पे हाँ, आरएनए का भी रेप्लिकेशन होगा? आरएनए बनता कैसे? एनए तो जो मैंने रेसिपी वाला बताया था ना कि डीएनए इंग्लिश में लिख के रेसिपी है, आरएनए हिंदी में लिख के रेसिपी है, और जो डिश बनानी है वो प्रोटीन है। यस तो इंग्लिश में लिखी हुई रेसिपी को जब डबल कर रहा है तो हिंदी में लिखी रेसिपी क्यों डबल करेगा भाई? यस सर। तेरा काम है, तूने इंग्लिश में लिखी रेसिपी डबल कर ली। मान लो दो दो शेफ हैं, दोनों को देनी है, तो तू इंग्लिश में वाली रेसिपी को डबल करके दे देगा ना, एक एक को पढ़ा देगा, अपने आप हिंदी में ट्रांसफर करते रहेंगे, अपने डिश बनाते रहेंगे। फिर तो तू एक काम क्या करे, तू तो फिर एक काम कर, तू इंग्लिश वाली रेसिपी भी डबल कर, तू हिंदी वाली रेसिपी भी डबल कर, तू फिर जो डिश बनानी वो भी डबल कर। ये काम तेरा है क्या? क्यों आकाश, समझा बात को? यस सर। तो हमारा काम है डीएनए डबल करके दे देना, बाद में जिसको जो चाहिए वो उसका करे, आरएनए बनाए, उसे प्रोटीन बनाए ना बनाए, मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है डीएनए डबल करके दे देना, बाद में जो उसको करना है जिंदगी में करता रहेगा। क्लियर? ओके सर। हाँ, वो जब जरूरत पड़ेगी डीएनए से आरएनए बना ही लेगा। एंड डीएनए कोड्स फॉर आरएनए, उसका रॉ मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म से ही आता है। डीएनए डज नॉट फॉर्म आरएनए, डीएनए जस्ट कोड्स फॉर आरएनए। कैसा आरएनए बनाना है वो डीएनए बताता है बस। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? सर ये G1 की फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? मैं सारी चीजें रिपीट कर देता हूँ। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन्स है, देखिए हिस्टोन वो प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के अंदर होते हैं। देखो डीएनए नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ फास्फोरस, और नेगेटिव मतलब अनस्टेबिलिटी रहती है, तो को स्टेबलाइज करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स नोन एज हिस्टोन्स डीएनए से बाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रोटीन्स कहाँ आ रहे हैं, जीवन में आ रहा था कि वो एस फेज में इस्तेमाल हो सके। हाँ जी, और किसी कोई और डाउट? चलिए आगे बात करते हैं। आगे मैं आपको आज सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज का सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। अगली बार हम डिटेल में उनके डायग्राम्स करेंगे, क्या क्या हो रहा है। ओके ओके, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। देखो प्रोफेज में क्या होता है, मान लो ये सेल इंटरफेस में है, फटाफट समझ लो, बहुत आसान है। ये सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्रोमैटिन, ये इंटरफेस है, मतलब कि मान ली G2 में, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? ओके, अब ऑफ कोर्स 2C डीएनए कंटेंट, इसका डीएनए कंटेंट क्या होगा, 2C होगा, ठीक है। खैर अब मैंने क्या किया,
अब G2 से आया प्रोफेज में, किसमें आया प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगती है और क्रोमोसोम नजर आने लगते हैं, मतलब हमें क्रोमोसोम नजर आएंगे। मैं 4 बना देता हूँ, 2 बना दिए मैंने, सर 2 ही बनाए, हमें क्रोमोसोम नजर आएगा, दैट इज प्रोफेज। तो क्रोमोसोम नजर आया, दैट इज प्रोफेज, ठीक है ना। और सेंट्रल जोन से ये डिवाइड कर चुके हैं और पोल्स में मूव कर चुके हैं, क्लियर। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हो चुकी है, इन्होंने क्या है सेंट्रोसोम, इन्होंने क्रोमोसोम को पकड़ लिया, है ना। स्पिंडल्स है, इन्होंने क्रोमोसोम को पकड़ लिया। सारे स्पिंडल ने पकड़ा, कुछ कुछ स्पिंडल ऐसे बेकार के भी होते हैं, हालांकि बेकार के मैं बोल रहा हूँ मतलब कि काम के होते हैं, लेकिन अभी आप समझ लो कि बहुत ऐसी हो रहे हैं आज हम उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है ना। तो स्पिंडल पिंडल और ये एक प्लेट में अरेंज हो गए, प्लेट है जो दिखने ही लगे इमेजिनरी प्लेट है, ये मेटाफेज है, क्रोमोसोम क्या हो गए अरेंज हो गए, ठीक है ना। एनाफेज में इनको तोड़ दिया, इनको अलग अलग मूव करने लग गए, मतलब स्पिंडल इनको अलग अलग लेके जा रहे हैं, ये ले गया एक क्रोमैटिड, ये ले गया दूसरा क्रोमैटिड, अलग अलग हो रहे हैं, है ना। अगली बार मैं आपको अच्छे से डायग्राम बना के बताऊंगा, अभी सब समझा रहा हूँ कि क्या चल रहा है। तो दिस इज एनाफेज, दिस इज व्हाट, दिस इज एनाफेज, क्रोमोसोम अलग हो गए, क्रोमैटिड जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। दिस इज एनाफेज। अब उसके बाद फाइनली द टीलोफेज। टीलोफेज में कुछ ऐसा, ये वापस आ चुके हैं, वापस से ये क्रोमोसोम आ चुके हैं, ये शुरुआत का टीलोफेज है ना। और साथ साथ ये हो रहा है साइटोकाइनेसिस, पैरेलली क्या होता है साइटोकाइनेसिस, ये है टीलोफेज। एंड फाइनली जब टीलोफेज खत्म हुआ, वहां कोने में देखिए, फाइनली जब टीलोफेज खत्म होगा तो साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी पूरा डिवाइड कर चुका होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये साइटोकाइनेसिस पूरा हो गया, ये वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, क्रोमोसोम वापस क्रोमैटिड बन गया, और ये साइड सेल आ गई, ये आ गया जीवन में आ गया, ये भी किसमें आ गया वापस जीवन में आ गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये G2 था, G2 से आया M में, M में प्रोफेज, मेटाफेज, क्रोमोसोम बने, क्रोमोसोम अलाइन हुए, क्रोमोसोम सेपरेट हुए, क्रोमोसोम अलग अलग सेल में अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग पार्ट्स में चले गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई, वापस क्रोमैटिन बन गया। तो G2 से M आया, M से फिर से वापस क्या आ गया जीवन में। तो यही मैं बता रहा था कि M फेज खत्म करते ही, अब M फेज कितना है, ये क्या है M फेज, ये क्या है M फेज, वही मैं बता रहा था, M फेज खत्म करते ही, G2 से M फेज खत्म करते ही वापस सेल किस में आ जाते हैं, G1 फेज में आ जाते हैं, क्लियर पॉइंट। अब इसके पास डीएनए करंट कितना था, 2C था, लेकिन आधा ये ले गया आधा वो ले गया, तो डीएनए करंट सॉरी डीएनए करंट 4C था, 2C था 4C था, क्यों, S फेज हो क्या आया, G2 आया होगा तो S के बाद ही G2 आया होगा ना, और S में, और जब ये जीवन में रहा होगा तब ये 2C रहा होगा, और S में आते ही ये कितना हो गया होगा 4C, क्योंकि डीएनए डबल हो गया। जब 4C था, जब डिवाइड हुआ तो इनका डीएनए कंटेंट 2C और 2C आ गया, क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में। ये है पूरा का पूरा सेल साइकिल का फंडा। इनके डायग्राम्स और इनकी डिटेल्स मैं आपको दोबारा बता दूंगा, कॉन्सेप्ट इतना सही है। किसी को कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो पूछ लीजिए। सर ये प्रोफेस में क्या हो रहा है एक बार फिर बता देना। बेटा मैं तुझे 4 स्टेप बताता हूँ, तो मेरी 4 बातें सुन। क्रोमोसोम दिखने लगे, क्रोमोसोम अलाइन हो गए, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, क्रोमोसोम दोनों कोने में पहुंच गए, ये 4 फेज है। क्रोमोसोम दिखने लगे प्रोफेज, अलाइन हो गए मेटाफेज, दूर दूर होने लगे एनाफेज, और अपने अपने घर में पहुंच गए टीलोफेज। तो सर ये अलग इन्हें सेंट्रोसोम कर रहे हैं। स्पिंडल स्पिंडल पढ़ा है ना, ये स्पिंडल बोलते हैं, हाँ सेंट्रोसोम से बने हुए ये स्पिंडल होते हैं, ये अलग अलग करते हैं, डिटेल अगली बार बताऊंगा, इनको स्पिंडल बोलते हैं। ओके। हाँ जी,
अगली बार 4 क्रोमोसोम दिखा के डायग्राम बना दूंगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज का। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ लो, आइडिया समझ लो। आपके लिए आइडिया इंपॉर्टेंट है, डायग्राम का आपने क्या करना भी क्या है, आपको बस ओवरऑल इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन से फेज में क्या हो रहा है, बस मेन। बल्कि जितना बता दिए इतने से आपका एग्जाम के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार और डिटेल्स में थोड़ा सा बता दूंगा। इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये समझ में आ गया ना कि यहाँ 4C क्यों है, G1 में वो 2C रहा होगा, नॉर्मल जगह 2C रहेगा, F फेज में 2C डबल हो गया, क्या बन गया 4C, और 4C जब डिवाइड हुआ फाइनली 2C मिल गया। मतलब आपको G1 फेज में सेल का डीएनए कंटेंट 2C होगा, S में वो 2C से 4C हो रहा होगा, G2 में प्रॉपर 4C होगा, M फेज में 4C से वापस 2C होने लगेगा, और G1 में वापस से 2C आ जाएगा। ओके अच्छा, अब मुझसे किसी ने ना चेक पॉइंट पे सवाल पूछा था, उसके बारे में भी सुन लो। अब चेक पॉइंट ना इसी बात पे निर्धारित होते हैं, जैसे कि पहला रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है। अब ये सुनना, क्या नाम है वो लड़की, अब कौन पूछा था मुझसे डाउट चेक पॉइंट वाला, इशिका। तो चेक पॉइंट का क्या सिस्टम है ना कि मान लो जीवन है, जीवन से एस में जाना है, तो जीवन का क्या क्या काम था कि ग्रोथ थोड़ी पूरी करना, सेल का ग्रो कराना। तो सेल जब ग्रोथ और न्यूट्रिएंट्स में रेडी होता है ना कि अब वो तैयार है एस में जाने के लिए, या अब वो तैयार है साइकिल करने के लिए, उसके पास रॉ मटेरियल तैयार हो गया है, ग्रोथ पूरी हो गई है, तो फिर वो G1 से रेस्ट्रिक्शन पॉइंट पार कर लेता है। और रेस्ट्रिक्शन पॉइंट पार कर लिया मतलब फिर वो एस में जाएगा ही। तो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट जब वो पार करता है तो वो डिपेंडेंट है उसकी ग्रोथ के ऊपर। ग्रोथ अगर पूरी है, न्यूट्रिएंट सारे बन चुके हैं, तैयार है वो आगे जाने के लिए, तो आगे चला जाएगा। तो वो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट पार होता है डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ। अच्छा, एस से जब वो G2 में जाता है तो क्या देखते हैं, अब एस में क्या काम था, डीएनए रेप्लिकेट करना। तो एस से वो G2 में तब जाएगा जब डीएनए रेप्लिकेशन पूरा का पूरा प्रॉपरली हो चुका होगा। क्या सारे डीएनए सेगमेंट्स डबल हो चुके हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कोई डीएनए सेगमेंट रह गया हो या कोई ठीक से ना हुआ हो। तो सारे डीएनए सेगमेंट्स डबल हो चुके हैं, सारे ठीक से हो चुके हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई एरर नहीं है डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है ना। तो ये सब चेक होने के बाद ही वो किस में जाता है, G2 में जाता है। अब G2 में आने के बाद फिर से चेकिंग होती है, ठीक है ना, कि सारे डीएनए प्रॉपरली रेप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, सब बढ़िया से हुआ है नहीं हुआ है। फिर अगर उसके सारे सेल ऑर्गेनल जो होने चाहिए थे वो पूरे तरीके से ग्रो कर जाते हैं, सब कुछ तैयार हो जाता है, माइटोसिस में जो प्रोटीन इस्तेमाल करने हैं अगर वो ठीक से बन चुके हैं, तो फिर वो G2 से M में चला जाता है। कहां चला जाता है, M फेज में, यानी डिवीजन फेज में। फिर डिवीजन फेज से वो प्रोफेज में, मेटाफेज में जाता है। अब मेटाफेज में वो रुक जाता है, थोड़ी देर के रुक जाता है मेटाफेज में। अब वो आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक सारे क्रोमोसोम अलाइन ना हो जाए। क्लियर पॉइंट, पता कुछ क्रोमोसोम आगे कुछ पीछे नहीं, सारे प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए। मतलब अगर आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो 46 के 46 क्रोमोसोम्स ऐसे प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए एक ही लाइन में। अगर वो एक लाइन में अलाइन नहीं हुए हैं तो फिर वो मेटाफेज से एनाफेज में नहीं जाएगा। तो उनको अलाइन करने में जो वक्त लगता है वो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर उसको देता है, जो अलाइन हो जाए प्रॉपरली। जैसे वो प्रॉपरली अलाइन हो गए फिर आता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, फिर उसको एनाफेज में लेके जाता है। तो मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए क्या चेक करेंगे कि क्या क्रोमोसोम्स प्रॉपरली अलाइन हुए हैं या नहीं अलाइन हुए हैं। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस हो गई तो अपने आप को किसमें पहुंच गया, G1 में पहुंच गया। तो चेक पॉइंट्स यही देख रहे हैं कि जो अगले फेज में जाने के लिए क्या वो तैयार है या वो नहीं है। क्लियर है पॉइंट सब लोगों को? यस, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? सर जैसे रिस्ट्रिक्शन वाले फेज से जो सेल होता है वो G0 में जा सकता है, वैसे मतलब चेक पॉइंट से नहीं जा नहीं बेटा, सकता। रेस्ट्रिक्शन वाले पॉइंट से नहीं बोला, रेस्ट्रिक्शन वाले पॉइंट पार करने से पहले बोला मैंने। हाँ मतलब अगर वो उस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाया तो हो सकता है कि वो क्वेसेंट फेज में चले जाए। हाँ, लेकिन अगर उसको क्रॉस कर गया एक बार भी तो फिर नहीं जा सकता बिल्कुल भी। फिर उसने दूसरा डिवीजन साइकिल करना ही करना। हाँ, वो बात अलग है कि वो हो सकता है कि जाके फिर वो G2 में अटका रहे, लेकिन वो डिवीजन से फेज में आ गया। अब वो सेल G0 में वो नहीं जा सकता, वो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बढ़ गया, मतलब वो एक साइकिल तो पूरी करके अब फिर G0 की बारी आएगी। ठीक है, ओके सर। हाँ, मतलब सेल ने डिवीजन करना है, अगला करना है या नहीं करना है, ये बात G1 में निर्धारित हो जाती है। अगर वो G1 में रेस्ट्रिक्शन पॉइंट पार कर गया
और एस में पहुंच गया, मतलब एक बार सेल अगर एस में पहुंचा तो मतलब वो अगली साइकिल में आ ही गया, फिर तो उसको वो साइकिल पूरी करनी ही करनी, चाहे वो 1 साल में करे, चाहे 4 साल में करे, चाहे 10 साल में करे। और नहीं करेगा तो वहीं पे उसी फेज में मर जाएगा, लेकिन वो G0 में नहीं जाएगा। गॉट इट? यस सर। एनीबॉडी हैविंग एनी अदर डाउट? चलिए कोई और डाउट नहीं है तो याद रखिएगा आपका होमवर्क है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और जो आज की क्लास में पढ़ाया है वो, क्योंकि अगर आपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबल याद नहीं किया या आज जो पढ़ाया है उसमें से मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने याद नहीं किया, तो आपको पता है कि आपको 30 टाइम्स वो लिखना है। हाँ, टेबल थोड़ी सी लंबी है इसलिए मैं उसमें थोड़ी छूट दूंगा, उसमें आपको सिर्फ 25 टाइम्स ही लिखना होगा, ठीक है, बट 5 की छूट है, तो ये आपके ये ध्यान रखिएगा, तो अगली बार मुझे कोई लूजर नहीं चाहिए। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, अगर आप आंसर बोल नहीं पाए, आपका माइक खराब है, तो आप आंसर टाइप कर सकते हो, और अगर आपने आंसर टाइप भी नहीं किया तो उसको मैं आपके ना आंसर देने में ही मान रहा हूँ, ठीक है, तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे पोजीशन शो करेंगे, ठीक है। एनी अदर डाउट टू एनीबॉडी? सर अगर कोई सेल अपना साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता किसी वजह से, तो वो फिर कहाँ जाता है, मतलब क्या होता है उसका? कंप्लीट नहीं कर पाता मतलब सर किसी रुका वजह रहता से है, वो रुका बस। रहेगा। मान ले कि अगर उसका उसका डीएनए डबल नहीं हो पा रहा है, डीएनए डबल नहीं कर रहा, तो रुका यस रहेगा जब तक डीएनए डबल नहीं होता, करता रहेगा, तू अगले फेज में नहीं जाएगा। सर आपके मतलब स्कूल के जैसा है, तुम फिफ्थ करता है। क्लास में हो, तुम्हारे स्कूल के जैसा है बेटा, तू अगर 8th क्लास में है, तू नहीं पढ़ा, पास हो रहा, नहीं पास हो रहा, फेल हो रहा है, पर रहे 8th में। यस सर, बार बार पेपर देना पड़े जैसे हाँ, ऐसे। बार बार पेपर देना पड़ेगा, बार बार तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है ना कि तू 3 बार फेल हो गया, 4 बार फेल हो गया, अब वो फेल ही हो गया, वो बाकियों के लिए खतरा बन गया, तो फिर उसको स्कूल से निकाल देते हैं, तो उस सेल को किल कर देते हैं, ओके सर। ठीक है ना, उसको मार देते हैं, फिर वो ये किसी काम का नहीं रहा। तो हाँ सर सर हाँ आना जी से टीलोफेज में कैसे जाएगा, एक बार बता दीजिए। बेटा, एनाफेज से टीलोफेज में जाना है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा भाई। क्रोमोसोम एक बार अलग अलग होना शुरू हुए 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 कोन में पहुंच गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपनी अपनी आ गई, हो गया टीलोफेज। तो जाना नहीं है, कोई कोई ऐसा कोई जाने का है नहीं, वो तो एक ऐसी जा कहीं पे नहीं रहा सर, ये 1 by 1 प्रोसेस है। क्रोमोसोम बने, सेंटर में अलाइन हुए, धीरे 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 साइड मूव करे, साइड मूव करके टीलोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया, साइटोकाइनेसिस, काम खत्म, डिवीजन पूरा। क्लियर है पॉइंट? एनाफेज से टीलोफेज में कोई रुकता नहीं है सेल जनरेशन, एनाफेज आता है, टीलोफेज आ ही जाता है, जब तक कोई स्पेसिफिकली कोई डेफिशिएंसी ना हो किसी प्रोटीन की या कुछ ऐसे, वरना तो ये काम कोई चेक पॉइंट नहीं है वहां पे खास। सर हाँ जी, सर मतलब जैसे सेल G1 फेज में है, अब उसने रिस्ट्रिक्शन पॉइंट क्रॉस नहीं किया है तो वो G0 में जा सकता है, तो जब वो G0 में जाएगा तो G1 के दौरान उसने जो थोड़ी बहुत ग्रोथ करी है वो उसको रिवर्स करेगा या फिर बस जैसा है वैसे जाके बैठ जाएगा? तो मुझे ये बता दे, ग्रोथ रिवर्स कैसे करते हैं? तू 5 फीट से 6 मतलब फुट की हो सेल गई, अब तू साइज। 5 फुट की कैसे होगी? हाँ ये भी है। ग्रोथ रिवर्स नहीं होती, पहले तो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट क्या है ना, वो आया एक बार, उसके बाद वो इतना टाइम नहीं लगता कि वो फैसला करे आगे जाने जाना, वो जाना तो G0 में चला जाता है, नहीं जाना तो फिर वो आगे बढ़ बढ़ के रेस्ट्रिक्शन पॉइंट पार करके आगे बढ़ जाता है। वो इतना टाइम नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा 4 घंटे बैठ के सोच रहा है कि मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, है ना, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, कोई कोई वो थोड़ा ना चल रहा है, बॉडी है, सेल है, तो तुम्हारा थोड़ा ना है कि मैं मेडिकल की तैयारी करूं ना करूं, आज पढ़ूं फिजिक्स पढ़ूं केमिस्ट्री पढ़ूं, ऐसा थोड़ी चल रहा है सर कोई। वो मेरा मतलब है जैसे वो किसी ये जो चेक पॉइंट्स टाइप के होते हैं वो वहां पे जाके भी तो रुक ही जाता है ना कभी, मतलब डिवाइड करना होगा लेकिन थोड़े टाइम के लिए रुक ही जाता है, वैसे ही वो हाँ, G0 फेज में भी जाके रुक ही जाता है। G0 फेज में वो रुका हुआ है, G0 फेज में वो ना तो कोई अपना डीएनए, ना तो कोई ऐसे प्रोटीन, वो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा जो उसको सिर्फ साइकिल में आगे बढ़ाए, उसको G2 में लेके जाए या S में लेके जाए या M की तैयारी कराओ, किसी आगे के फेज की वो तैयारी नहीं कर रहा। जैसे न्यूरॉन है, न्यूरॉन आगे के फेज की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन न्यूरॉन अपना काम तो ठीक से कर रहा है ना, अपने तो वो अपने पूरे न्यूक्लियो प्रोटीन प्रोटीन जो उसको चाहिए, जो उसको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो सारे काम कर रहा है।
लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब उस जिंदगी एकदम थम सी गई है उसकी, मतलब आप जवानी में ही रुक गए या बचपन में ही रुक गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, उसी, लेकिन उस लेवल का काम सारा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, दैट इज G0 फेज। ओके सर। ठीक है ना, जैसे ऋषि मुनि होते हैं ना, तपस्या कर रहे होते हैं जाके, वैसा कुछ समझ लो G0 फेज है। सर तो हाँ जी। G0 फेज वो फिक्स होता है कि ये इस सेल का ये हमेशा G0 फेज में रहेगा, जैसे आपने अभी न्यूरॉन बताया। फिक्स, देखो फिक्स का क्या 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 है, जो भी जैसे सेल है जो डिफरेंशिएट पूरा कर गया, जिसके आगे डिवीजन की जरूरत नहीं है, वो G0 फेज में आकर रुक जाता है। अब कोई परमानेंट नहीं है कि वहीं पे रुका तो रुका रहेगा, उसका मन करेगा कभी बहुत जरूरत पड़ेगी तो फिर वो वापस आके डिवाइड करने लगे। जैसे मैं तुमको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारा जाइलम होता है ना, फ्लोएम होता है, वो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, वो मतलब आगे डिवाइड नहीं करते, वो G0 फेज में आ जाते हैं। लेकिन आपको सेकेंडरी ग्रोथ भी पता है ना, कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जाइलम फिर से एक्टिव हो जाता है, कॉर्क कैम्बियम वगैरह कुछ बनाता है, ठीक है ना। अब ये सब है ना, जब कॉर्क वो वापस से एक्टिव हो जाते हैं, ये भी पढ़ा है आपने, है ना, कि एक बार सेल सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट्स, वो भी कुछ ऐसा ही है। आपका येलो बोन मैरो को वापस रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाना, वो भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। तो वो है यस लॉजिक। गॉट इट। यस। एनी अदर डाउट, एनीबॉडी? चलिए कोई डाउट नहीं है तो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है।